हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का पूरा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हमारी वीडियो होने वाली है डेली करंट अपडेट्स की वीडियो। किस चीज की वीडियो होने वाली है? डेली करंट अपडेट्स की वीडियो हमारी होने वाली है। डेट क्या है आज? 21 अप्रैल 2023, 21 अप्रैल 2023। तो 21 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर में डिस्कस करने वाले हैं। पहला देखते हैं, पहला क्या है? NIMHANS एंड NGO-AHT signed MOU for रूरल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नमन। तो ये एक प्रोग्राम है, कौन सा? नमन। किस चीज का प्रोग्राम है? रूरल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये रूरल मेंटल हेल्थ के लिए प्रोग्राम है जिसका नाम है नमन। ये किसने लॉन्च किया है इसको लॉन्च किया है NIMHANS। ये क्या है अभी बताऊंगा आपको। फिर एक एनजीओ है जिसका नाम है AHT। ये कौन सा एनजीओ, यही बताऊंगा। इन्होंने एक MOU साइन किया है। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए वो जो सारे पेपर वगैरह साइन होते हैं ना, जो भी इनके बीच में डील हुई होती है, वो सब पेपर में लिखा रहता है ना। तो उसमें जब साइन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये एक मेमोरेंडम है। ये पेपर्स हैं जो हमको बता रहे हैं कि हम दोनों क्या करना चाह रहे हैं इसके थ्रू। जो भी हमने साइन किया है पेपर, इसमें हम क्या करना चाहते हैं। जैसे इसमें ये बनाना चाहते हैं प्रोग्राम नमन नाम से। इन्होंने डिस्कस किया होगा इस प्रोग्राम में ऐसे करेंगे, वो सब उस पेपर पे लिखा हुआ होगा। फिर उस पर साइन करके बताएंगे कि हाँ जो इन्होंने कहा हम समझ गए। अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना ही हो गया ना, और जो हमने कहा वो ये भी मान गए, समझ गए। ठीक है, वो पेपर होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब हमको जानना है NIMHANS क्या है। NIMHANS क्या है? ये है जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस। ओके, फिर क्या है? एनजीओ। ये एक एनजीओ है। एनजीओ क्या है? ये AHT मतलब आश्रा हस्ता ट्रस्ट। क्या है? आश्रा हस्ता ट्रस्ट। ये एनजीओ का नाम है, आश्रा हस्ता ट्रस्ट। ये एक एनजीओ, इन दोनों ने मिलकर MOU साइन किया है। अब समझिए जो प्रोग्राम है, अब हमको ये समझना है ये जो नमन प्रोग्राम है इसमें किया क्या जाएगा। देखिए अगर आप कहीं भी चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ है ना, या किसी गांव में चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे रूरल लिख रहा है, रूरल लिख रहा है ना यहाँ पे। रूरल का मतलब क्या होता है? गांव की बात हो रही है। अगर यहाँ पे अर्बन लिख रहा होता तो शहर की बात हो रही होती। तो यहाँ पे गांव की बात हो रही है, रूरल इलाके की बात हो रही है। तो रूरल मतलब जो गांव वाला इलाका होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है रूरल जो गांव होता है उसकी। लेकिन मैं आपको नॉर्मली इसको बताऊं तो चाहे आप गांव में चले जाओ, चाहे किसी शहर में चले जाओ, कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर ऐसा व्यक्ति मिल ही जाएगा जो किसी ना किसी चीज से परेशान होगा। हालांकि हर कोई व्यक्ति आज के जमाने में परेशान है किसी ना किसी चीज से, लेकिन फिर भी वो ऐसे परेशान होगा, डिप्रेस हो रहा होगा, इसको दिमागी कोई बीमारी होगी। दिमागी बीमारी का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता होगा। दिमागी बीमारी का मतलब पागल ही नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, अब किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, उसकी वजह से आपके साथ कुछ हो रहा है ना। अब कुछ भी हो सकता है, किसी बीमारी के लिए परेशान हो या कोई और भी चीज हो सकती है जिसकी वजह से आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है। उसी को क्या कह देते हैं? मेंटल हेल्थ कह देते हैं। आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, उसी को क्या कहते हैं? मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, अब प्रॉब्लम हर जगह पे है, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो। तो ये जो प्रोग्राम है ये स्पेशली लॉन्च किया गया है रूरल इलाके के लिए, मतलब गांव के लिए। ये स्पेशली लॉन्च किया गांव के लिए। इसमें क्या होगा? नमन प्रोग्राम के अंतर्गत गांव में, अलग अलग गांव में जाएंगे है ना। वैसे तो ये तालुकाज में जाएंगे। तालुकाज मतलब पूरी जो गांव, बहुत सारे गांव एक जगह पे मिलते हैं ना, जिसको आप क्या बोल सकते हो, सारे गांव की जो एक वो होती है तालुका है ना, जो होती है तालुका, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें जाएगा। ये एक तालुका में बन जाएगा, जो एक गांव इलाके की तालुका होगी। जैसे मान लो कोई इलाका है, एक इलाके में 50 गांव आते हैं, तो उन 50 गांव का एक तालुका है। तालुका में ये लोग जाएंगे, इनकी जो टीम होगी, और वहां पर क्या करेंगे? हॉस्पिटल्स वगैरह खोलेंगे है ना, और सब कुछ खोलेंगे जो भी जो चाहिए होगा। फिर लोगों को, अपने लोगों को लेके आएंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, नर्स होंगे है ना, वहां पे जो भी मशीन वगैरह की जरूरत होगी वो लगाएंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे? लोगों को सही करना शुरू करेंगे। ठीक है, लोगों का जो मेंटल प्रेशर है इसको कम करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो प्रोग्राम है ना, ये अभी 3 साल के लिए लॉन्च हो रहा है। कितने दिनों के लिए? 3 साल के लिए लॉन्च हो रहा है, और 4 फेजेस में लॉन्च होगा। 4 फेजेस मतलब 4 हिस्से होंगे इस प्रोग्राम के। 3 साल के लिए 4 हिस्से होने वाले हैं। इसके बाद ये और भी कंटिन्यू हो सकता है 3 साल के बाद भी, लेकिन अभी ये 3 साल के लिए लॉन्च किया गया है।
4 फेज इसमें। तो पहला फेज क्या है? पहला फेज है इसका कि जो आसपास के हॉस्पिटल में, जिस इलाके की बात हो रही है, हर एक हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पे जाके देखेंगे जो इनको चीज चाहिए है कि नहीं है। फिर वहां पे एक मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट खोलेंगे उस हॉस्पिटल में जाके, ठीक है, जो वहां के सरकारी हॉस्पिटल्स होंगे वहां की बात हो रही है, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट सरकारी हो गए, प्राइवेट होंगे, वहां पे भी जाके खोलेंगे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम खोलेंगे। वहां पे फिर सारा जो इनको मशीन चाहिए, है ना, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सब वहां पे लेके आएंगे। फिर लोगों को रिक्रूट करेंगे, रिक्रूट मतलब नौकरी पर रखेंगे, चाहे नर्स हो या फिर कोई डॉक्टर हो, ऐसे करके पूरी एक टीम बनाएंगे अपनी, फिर उसको ट्रेन करेंगे, है ना, फिर उसको ट्रेनिंग देंगे। ये कौन सी फेज में होगा? ये होगा फेज फर्स्ट में। फिर सेकंड फेज, अब सेकंड फेज में क्या करेंगे, जो उनकी टीम बन गई, डॉक्टर वगैरह, नर्स वगैरह, वो ट्रेनिंग भी उनकी हो गई। अब उसको क्या करेंगे, अलग अलग गांव में भेजेंगे। जो तालुका में, जिस जगह, जिस तालुका में, एक तालुका जो उन्होंने चुन ली, उसके आसपास जितने भी गांव उस तालुका में आते होंगे, सब जगह पे लोगों को क्या बोलेंगे, अपनी जो टीम है उसको भेजेंगे, और वो लोग क्या करेंगे, जाके वो देखेंगे किसको ऐसी परेशानी है कि नहीं है, ट्रेस आउट करेंगे, देखेंगे कि हाँ जी किसको इसको परेशानी है और किसको हम मेंटल हेल्थ जो है उसकी, इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा फेज क्या होगा? ढूंढने का होगा दूसरा फेज। तीसरा फेज जब देखो ट्रेनिंग भी हो गई, ढूंढ भी लिया, अब तीसरा फेज क्या होगा? ढूंढ लिया तो उनका इलाज किया जाएगा। तो तीसरे फेज में क्या होगा? तीसरे फेज में उनका इलाज किया जाएगा, देखा जाएगा इनको क्या क्या बीमारी है, क्या क्या चीज नहीं है, और फिर उनको क्या क्या मतलब परेशानी है, बीमारी नहीं परेशानी है, और फिर उनको सही किया जाएगा। फिर चौथा फेज क्या होगा? पहला फेज ढूंढो और पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, फिर जो अपनी जॉब, वो मतलब डॉक्टर वगैरह जो है इनको टीम बनाओ अपनी, उनको ट्रेनिंग दो। दूसरे में लोगों को ढूंढो जो ये जो आपकी मेंटल हेल्थ है कुछ परेशानी है। तीसरे में उनका इलाज करो। चौथे में जब उनका एक बार इलाज हो गया, फिर क्या देखो उन्हें, उनमें कुछ क्या हो रहा है, सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं, आ रहा है तो कैसे इसको कंटिन्यू करना है, ऐसे करके ये सब इवेल्युएशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इवेल्युएशन करना, ठीक है। उसको देखना, देख रेख करना कि कुछ हो भी रहा है, जो हम इनको इलाज दे रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसी फालतू में चल रहा है ना, या फिर हम इलाज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर भी तो पहले कुछ दवाइयां देता है, कहता है कि एक बार ये लेके देखो कुछ इंप्रूवमेंट होती है, तो अगर नहीं होती है फिर दवाई चेंज कर देंगे। तो ऐसा ही है, यहाँ पे इन्होंने इलाज किया जो उनको सही लग रहा है, अगर वो काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो यहाँ पे इवेल्युएशन के बाद उसको चेंज करेंगे, है ना, उसको देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो ये होंगे इसके 4 फेज, ये इसके 4 फेज होने वाले हैं। तो पहले जो प्रोग्राम है, अभी 2 जगहों चुन ली गई है, 2 जगह चुन ली गई है जहां पे लॉन्च होगा। एक तो उत्तराखंड का एक जगह है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह आती है वहां पे, है ना, और दूसरी कर्नाटका की एक जगह है, कर्नाटका के तालुका है जिसमें प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन तो है ही हैं, इनके साथ यहाँ की जो राज्य सरकार होंगी, उत्तराखंड की राज्य सरकार उत्तराखंड के लिए, और तो कर्नाटका की राज्य सरकार कर्नाटका के लिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। इंडिया ओपन इट्स 16th वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन कुश्ती। तो इंडिया ने क्या ओपन कर दिया है? अपना वीजा एप्लीकेशन सेंटर। 16वां जो है ये क्या है? वीजा एप्लीकेशन सेंटर है। कहां पे खोला गया है ये? कुश्ती। कुश्ती कहां पे है? कुश्ती आपको पड़ता है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में पड़ता है आपका कुश्ती जो जगह है। एक जगह है जो कहां पे पड़ती है, एक शहर है, मतलब कुल मिला के कुश्ती है पड़ता है आपका बांग्लादेश में, है ना। अब ये एप्लीकेशन सेंटर क्या है? वीजा एप्लीकेशन सेंटर क्या है, या फिर इसको आप बोल सकते हो इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर, तो IVAC भी हो सकता है। तो क्या होता है ये, अगर बांग्लादेश से किसी को या फिर किसी भी देश में खुला हुआ है, उसको भारत में जाना है, क्योंकि यहाँ पे भारत के सेंटर की बात हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, जिस काम के लिए जाना है ना, पढ़ने के लिए जाना है, बीमा कोई डॉक्टर के पास जाना है, घूमने के लिए जाना है, कुछ भी करना है, बिजनेस के लिए जाना है, इन सब के लिए वीजा तो चाहिएगा। तो वीजा जो है कहाँ जाके अप्लाई करना होगा? वीजा जाके कहीं अप्लाई भी तो करना होगा, कोई जगह तो होगी जहां से वीजा मिलेगा, जहां पे हम अप्लाई करेंगे। हालांकि आजकल ऑनलाइन भी होने लगा है, लेकिन ऑफलाइन भी तो होता ही है। तो वो जो ऑफिस होगा, वो जो सेंटर होगा, वो सेंटर होता है कौन सा? आपका वीजा एप्लीकेशन सेंटर, जहां पे आपको जाके क्या करना होगा? आपको जाके पहले अप्लाई करना होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका फिर आपको क्या होगा? वीजा मिलेगा, पैसे वैसे जो भी सिस्टम होगा वो सब होगा वहां पे, आप पैसे जमा करोगे जितने सी जरूरत होगी, और सारा कुछ आपको वीजा वगैरह मिलेगा। वो कहाँ होगा? वो होता है वीजा एप्लीकेशन सेंटर में। तो 16वां इंडिया ने अपना 16वां एप्लीकेशन सेंटर खोल दिया बांग्लादेश में। किस जगह पे? कुश्ती। अब ये सेंटर खोले क्यों जाते हैं? देखो वैसे तो मैंने आपको अभी बताया क्यों खोले जाते हैं, लेकिन ये जो खोला गया है इसलिए स्पेशली खोला गया है, वही 2-3 चीज आपको ऐसी चीजों में तो याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये चीज क्यों खोली गई है, ऐसे क्यों किया गया, तो 2-3 चीज याद रखिए। पहली चीज, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए।
टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, ताकि एक जगह से लोग दूसरी जगह जा सके, दूसरी जगह से मतलब बांग्लादेश में जा सके, बांग्लादेश से भारत में जा सके। वैसे तो ये क्या कौन सा है, बांग्लादेश से इंडिया में जाने वाला है, ठीक है। टूरिज्म बढ़ाने के लिए। दूसरा ट्रेड बढ़ाने के लिए, ट्रेड आसानी से बढ़ सके। फिर ट्रेड हो गया, टूरिज्म हो गया। फिर पीस बढ़ाने के लिए, जो रीजन है बांग्लादेश और इंडिया का, यहाँ पे लोगों के बीच में शांति रहे, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़े। जब एक दूसरे के देश जाएंगे लोग तो कनेक्शन तो बनेगा लोगों से। आप कहीं पे जाते हो, कोई आपका दोस्त बनेगा, कहीं पे आप घूम रहे हो, किसी को जानोगे, तो ये क्या हुआ, ये भी तो पीपल टू पीपल कनेक्शन ही हो गया। तो पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ाने के लिए, ओके। फिर और किस चीज के लिए आते हैं लोग, ये तो टूरिज्म के अंदर ही आ जाता है। टूरिज्म किस चीज के लिए, पढ़ाई के लिए आते हैं, है ना, स्टडी के लिए आते हैं बच्चे। फिर मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म मतलब जो बीमारी किसी डॉक्टर के पास से कैसे आते हैं उसको बोलते हैं, किसी हॉस्पिटल में दिखाने आते हैं, किसी बीमारी का इलाज कराने आते हैं, उसको बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। तो ये जो सब चीजें हैं, इनके ऊपर फोकस ज्यादा से ज्यादा किया जा सके और इनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, ताकि जो बांग्लादेश के लोग हैं उनको सहूलियत मिल सके और वो आराम से कहाँ सके, इंडिया में आ सके, भारत में आ सके। इसी वजह से सेंटर जो है खोला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेपाल बिकम्स फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। किस चीज का फाउंडिंग मेंबर बन गया नेपाल, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अच्छा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको पढ़ाया था, स्पेशली इसी के लिए पूरा एक टॉपिक डाला था मैंने, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए। पहले हमको ये जानना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का है क्या है, फिर ये बताऊंगा मैं आपको लॉन्च किसने की है, कब लॉन्च हुई है, और फाउंडिंग मेंबर एक तो नेपाल हो गया, और कौन है इसका फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है। देखिए ये एक अलायंस मतलब संगठन, एक ऐसा संगठन बनने जा रहा है। चलो किसने सजेस्ट किया इसको बनाने के लिए और किसने लॉन्च किया है, वो कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी। तो इसका मतलब कुल मिला के किसने लॉन्च किया है, इंडिया ने, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो 7 बिग कैट्स हैं, जो 7 बिग कैट्स हैं। अब बिग कैट क्या होती है, देखिए अगर आप साइंस पढ़ोगे ना, बायोलॉजी बेसिकली जीव विज्ञान, हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी, तो उसमें क्या होता है, हर एक चीज ना का एक परिवार होता है, हर एक चीज का एक परिवार होता है। मनुष्य का परिवार कुछ होगा, किसी जानवर का कुछ होगा, सांप का परिवार अलग होता है ना, जो जानवर रेंगते हैं उनका परिवार अलग होता है। तो बिल्ली होती है ना, कुत्ते होते हैं, इनका परिवार अलग होता है। तो जो बिल्ली होती है, कैट मतलब जो कैट लिख रहा है इसका मतलब बिल्ली है ना, तो बिल्ली का, और बिग कैट मतलब शेर, चीता, ये सब जो होते हैं इनका, टाइगर, इन सब का जो वो होता है परिवार, बिल्ली का और इन सब का जो परिवार होता है वो एक होता है, ठीक है। तो बिल्ली तो छोटी हो गई, बिल्ली साइज में थोड़ी छोटी होती है, तो उन्हीं का बड़ा रूप क्या होता है, टाइगर वगैरह और ये सब जो होते हैं, तो उन्हीं को बोल देते हैं बिग कैट। तो यहाँ पे इन्हीं बिग कैट की और ये बात हो रही है। तो इसमें क्या है प्रोग्राम में कि 7 बिग कैट, 7 ऐसी बिग कैट हैं जिनको बचाने के लिए, जिनके संरक्षण के लिए काम किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर। अब ये 7 हैं कौन कौन सी, ये बिग कैट कौन कौन सी हैं, देखिए टाइगर, फिर लॉयन मतलब शेर, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, है ना, आपका चीता हो गया, फिर आपका लेपर्ड हो गया, तेंदुआ जो होता है, स्नो लेपर्ड हो गया, जो स्नो लेपर्ड मतलब जो आपका बर्फीले इलाके में तेंदुआ मिलता है उसकी बात कर रहे हैं। तो और फिर हो गया जैगवार हो गया, जैगवार आपने गाड़ी सुनी होगी है ना, इसी के नाम पे। फिर उसके बाद क्या हो गया, पूमा हो गया, पूमा तो एक ब्रांड है ना, वो कंपनी है पूमा, उसकी बहुत सारी चीजें आती हैं पूमा की, तो वो हो गया, वो भी एक बिग कैट होती है पूमा भी। तो आप जो है इन सबको गूगल पे डाल के देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है तो सब में। हमको तो लगेगा सब एक ही जैसे हैं क्योंकि हम 2-3 को ही जानते हैं, और बल्कि जैगवार और पूमा तो भारत में मिलते भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये, अब देखो ये इंडिया में मिलते भी नहीं है जैगवार और पूमा, फिर भी भारत की सरकार ने या फिर पीएम मोदी ने इसको इन 7 के लिए क्यों लॉन्च किया है, खाली इन 5 के लिए भी तो कर सकती थी जो भारत में मिलते हैं। देखिए ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो अलायंस, ये जो संगठन बन रहा है ना, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय बन रहा है, अभी जो है भारत ने लॉन्च किया है, अभी नेपाल इसके साथ जुड़ गया है इस न्यूज के जो मैं बताने वाला हूं, लेकिन अभी बहुत सारे बाहर के देश भी तो इसके साथ जुड़ेंगे, है ना, बाहर के देश भी तो जुड़ेंगे, ऐसे भी तो देश जुड़ेंगे जहां पे जैगवार और पूमा मिलते होंगे। अब उनके लिए कोई नया थोड़ी ऐड किया जाएगा, तो इस वजह से जितनी भी बिग कैट है सबके लिए इसमें नाम रख दिया गया पहले से। तो इसमें क्या होगा, इन सबके संरक्षण के लिए काम किया जाएगा, इन सबके संरक्षण के लिए काम किया जाएगा। अब देखिए जैसे चीता की मैं बात करूं, भारत के अंदर चीता कितने साल पहले खत्म हो गए, कितने साल हो गए जब भारत के अंदर चीता खत्म हो गए, आजादी से पहले खत्म हो गए थे भारत के अंदर चीता। अब वो बात अलग है, हमने अभी यहाँ से कहां से मंगाए, नामीबिया से मंगाए और अफ्रीका के 1-2 देश से क्या मंगाए, चीता मंगाए हैं, ठीक है, ताकि हम दोबारा से चीता अपने यहाँ पे ला सकें। तो जब ये खत्म हो रहे हैं तो इनका संरक्षण भी तो करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ
टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर चलता है एक हमारे यहाँ। वो क्यों चलता है? वो भी तो इनका संरक्षण करने के लिए चलता है, क्योंकि खत्म होते चले जा रहे हैं। ठीक है, शेर के लिए भी चलता है। वो क्यों चलता है? इनको बचाने के लिए तो चल रहा है। तो उस सब प्रोग्राम को एक ही जगह पे, इसको अंतरराष्ट्रीय लेवल में ले जाने के लिए ये जो अलायंस है इसको लॉन्च किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। तो इंडिया ने क्या बोला है कि ये जो प्रोग्राम है इसमें पहले जो 5 साल होंगे, पहले जो 5 साल होंगे ना, पहले 5 साल के लिए इंडिया जो है, भारत जो है इस प्रोग्राम को संभालेगा, है ना। पहले क्योंकि देखो संरक्षण करना है इनका, पैसे की भी तो जरूरत होगी, है ना। और एकदम से पैसे आपको कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो सबसे पहले ये जो ग्रुप है इसको कुछ बनना पड़ेगा, इस काबिल तो बनना पड़ेगा ताकि आपके पास पैसे आए। फिर क्या होगा? पहले तो आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे, जो कंट्रीज होंगी, कंट्रीज या फिर जो बड़े बड़े संगठन होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन, वो आपके साथ जुड़ेंगे। फिर जो आपके पास बहुत सारे लोग हो जाएंगे और सब आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, फिर आप उनसे फीस भी ले सकते हो अपने साथ जोड़ने के लिए। ठीक है, वहां से कमाई होगी। फिर और भी बहुत जगहों से आप पैसे ले सकते हो उस ग्रुप के लिए, जब एक ग्रुप बहुत बड़ा बन जाएगा। तो पहले 5 साल जब तक ये बड़ा बन जाए, इसको कौन संभालेगा? इसको भारतीय सरकार संभालेगी। इसको पहले 5 साल में पैसे दिए जाएंगे $100 मिलियन। ये पूरे के पूरे भारत की तरफ से दिए जाएंगे $100 मिलियन। ठीक है, क्यों? ताकि ये ग्रुप जो है आगे बढ़ सके, बहुत तेजी से चल सके। अभी कर्नाटका में जाके इन्होंने, पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था, इस प्रोग्राम को। इसको लॉन्च होने से पहले ही मैंने इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। एक बार आप पीछे वाली वीडियो जाके देखोगे, वहां पे मैंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में पढ़ा है। अब ये जो न्यूज है ये क्या है कि देखो, भारत तो इसका मेंबर था ही, है ना। भारत ने जब लॉन्च किया तो भारत तो इसका फाउंडिंग मेंबर है, हुआ ही। फाउंडिंग मेंबर मतलब जिन्होंने इसको फाउंड किया होता है, जिसने इनको बनाया होता है। तो भारत तो फाउंडिंग मेंबर है ही। तो जब इसको लॉन्च किया जा रहा है ना, तभी की तभी नेपाल ने भी इसके साथ जुड़ने का फैसला कर लिया है। इसी वजह से नेपाल भी साथ में क्या हो गया? फाउंडिंग मेंबर हो गया। ठीक है, देखो आइडिया किसी का होता है ना। कोई कंपनी खोलनी है किसी को, तो या फिर कोई दुकान खोलनी है, आइडिया किसी का होता है, पर दूसरे ने भी उसका साथ दिया, तो दोनों का ही आइडिया हो गया फिर वो, क्योंकि काम दोनों मिलकर करेंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इसी वजह से नेपाल भी एक तरह से फाउंडिंग मेंबर है इसका। समझ गया? किसका? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो अभी कुछ दिन पहले भी आई है, जो एक रिपोर्ट, उसमें पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन है कि 2023 में टाइगर की जनसंख्या कितनी हो गई है भारत में? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही 2023 की रिपोर्ट आई है, कितनी हो गई है? 3167 या फिर 3167। ये क्या हो गई है? ये हो गई है आपकी टाइगर की पॉपुलेशन। ये क्या हो गई है? टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर। समझ गए? कब? 2023 में टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर। ये पूछा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब इज यूक्रेन बाइंग रशियन ऑयल? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है ना? इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन है। अब समझिए क्या हो रहा है। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, कहां के? यूएसए के। यूएसए मतलब अमेरिका के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। उनका नाम क्या है? जो जर्नलिस्ट है उनका नाम है सैम्योर हर्ष। क्या नाम है उनका? सैम्योर हर्ष, है ना। सैम्योर हर्ष ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट का मतलब समझते हो ना, जो मीडिया में आते हैं सब, जो होते हैं इनको जर्नलिस्ट कहते हैं। जो रिपोर्ट वगैरह, मैगजीन वगैरह सब छापते हैं, न्यूज़पेपर छापते हैं, है ना। ये सब जो काम करते हैं न्यूज के ऊपर, उन सबको जर्नलिस्ट कहते हैं। तो ये जर्नलिस्ट हैं कहाँ के? ये जो हर्ष साहब हैं, हर्ष बोलूंगा आगे से मैं इनको न्यूज में, सॉरी इनको जो पूरी वीडियो में इनको हर्ष बोलूंगा मैं। ठीक है, पूरा नाम मैंने इनका आपको बता दिया। पूरा नाम क्या है? सैम्योर हर्ष। तो ये जो हर्ष साहब हैं, ये यूएसए के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट जो है वो ब्रेक करी है ना। बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स है वियतनाम वॉर के ऊपर। वियतनाम के साथ लड़ाई हो रही थी जब अमेरिका की, जहाँ के अमेरिका के सोल्जर्स ने वहां के लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, तो उस चीज की भी रिपोर्ट इन्होंने ही तोड़ी थी कि जी हमारे जो फोर्स है, हमारी जो आर्मी है, वो वहां के लोगों को बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है, ऐसे ही उनको मारे जा रही है, उनका जनसंहार कर रही है। ठीक है, तो वो रिपोर्ट जो है इन्होंने ही क्या करी थी? ब्रेक करी थी। उसी के ऊपर इन्होंने ही आर्टिकल छापा था। इनको उसके लिए इनको पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, उसी रिपोर्ट के लिए इनको पुरस्कार भी मिला है। और भी बहुत सारी चीज अमेरिका में ऐसी है जिसको इन्होंने ब्रेक किया, चाहे अमेरिका हो या बाहर की बात करें तो, है ना। तो इसी वजह से ये बहुत नामी क्या है? जर्नलिस्ट है अमेरिका के। तो इन्होंने एक आर्टिकल छापा है जिसमें इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि जो अमेरिका पैसे दे रहा है यूक्रेन को, मैंने आपको पहले भी कई बार पढ़ा दिया, अमेरिका पैसे दे रहा है ना यूक्रेन को, किस लिए? ताकि रशिया से लड़ सके। तो उस पैसे का जो यूक्रेन क्या खरीद रहा है? ऑयल खरीद रहा है ना। जो उस पैसे का यूक्रेन ऑयल खरीद रहा है, ये ऑयल यूक्रेन रशिया से खरीद रहा है। ये क्या बोला है? ये बोला है हर्ष साहब ने। अब रशिया से खरीदने में बात क्या है? देखो रशिया से तो आप लड़ रहे हो, है ना,
और ये ऑयल जो है खरीद रहे हैं किस चीज के लिए चाहिए, अपने देश को चलाने के लिए चाहिए, टैंक वगैरह मिसाइल वगैरह इन सब के लिए चाहिएगा, जो भी वहां पे मशीनरी चल रही है सब के लिए चाहिएगा ऑयल जो है, और देश को चलाने के लिए चाहिए। तो जिस देश से आपकी लड़ाई चल रही है आप उसी से खरीद रहे हो। यूएसए क्या कोशिश कर रहा है, अमेरिका क्या कोशिश कर रहा है कि रशिया को बिल्कुल कोने में कर दिया जाए, सेंक्शन पे सेंक्शन लगा रहा है, सेंक्शन पे सेंक्शन, इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया यूरोप के देशों ने, यूक्रेन ने खुद यहां तक कह दिया, अमेरिका इससे इंडिया से क्या कह दिया, हमारे देश से क्या कह दिया यूक्रेन ने। यूक्रेन के एक मिनिस्टर कह रहे थे भारत के लिए कि ये जो आप तेल रशिया से खरीद रहे हो ना, ये समझ लो यूक्रेन के लोगों का खून खरीद रहे हो, ऐसे करके पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीजें बोल दी इन्होंने। अब ये खुद खरीद रहे हैं वही तेल को, है ना। अब ये तेल खरीदने के लिए क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि जब रशिया तेल बेचेगा तो उनके पास पैसे आएंगे, और जितने इनके पास पैसे आएंगे उतना क्या होगा, उतना ये लड़ाई में और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी वजह से पैसे के लिए मना कर रहे हैं, इसी वजह से तेल खरीदने के लिए मना किया जा रहा है। अब यूक्रेन जो है वो खुद तेल खरीद रहा है रशिया से, है ना, यूक्रेन जो है खुद तेल खरीद रहा है रशिया से। तो फिर बात ही क्या हुई, जब तुम खुद लड़ रहे हो, खुद ही तेल खरीद रहे हो, तो और किसी को तुम कैसे कह सकते हो। तो इस सब में सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन बन रहा है, इस समय सबसे ज्यादा बेवकूफ तो यूएसए बन रहा है। देखो पैसा यूएसए का है, क्योंकि यूक्रेन को पैसा यूएसए ने दिया है, ठीक है। और यूएसए में भी किसका है, सरकार का थोड़ी है, जो बाइडेन अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं, ठीक है, या फिर सरकार में जो भी है उनकी यहाँ अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है। ये तो लोगों का टैक्स का पैसा है ना, जो लोगों का टैक्स पेयर मनी होता है, ये तो वो है। इस पैसे को कहां दे रहा है, यूएसए, या फिर जो बाइडेन की सरकार कहां दे रही है, यूक्रेन में दे रही है। और यूक्रेन क्या कर रहा है, उसको वापस की वापस रशिया को दे रहा है। तेल खरीद रहेगा तो पैसे तो देने पड़ेंगे, रशिया को दे रहा है, फिर रशिया और लड़ रहा है इनसे, है ना। जब आप लड़ाई को शांत करना चाहते हो आप तो यही कोशिश करोगे ना कि उनके पास पैसे ना हो, बिल्कुल अलग हो जाए। यूएसए तो यही कर रहा है, लेकिन यूक्रेन क्या कर रहा है, उन्हीं से तेल खरीद रहा है, उन्हीं को पैसे दे रहा है, जो यूएसए उनको पैसे दे रहा है यूक्रेन को। तो ये क्या हुआ, ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो रही है ना। तो यही रिपोर्ट जो है किसने ब्रेक करी है, ये हर्ष साहब ने ब्रेक करी है। अब ये समझिए इन्होंने क्या बोला, क्या है, इन्होंने क्या बोला है कि जो यूक्रेन है ना, ये डायरेक्टली रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहा। डायरेक्टली का मतलब सीधे जाकर रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहा। देखो रशिया जो है ना, बहुत ज्यादा तेल इनके यहाँ होता है, बहुत अच्छे उससे, लेकिन पिछले कुछ समय से क्योंकि ये सैंक्शन के थ्रू चल रहे हैं, डायरेक्टली किसी को तेल नहीं बेच पा रहे, तो ये क्या कर रहे हैं, ये रशिया है और मान लो ये एक प्राइवेट कंपनी है, तो रशिया अपना तेल एक प्राइवेट कंपनी को बेच रहा है, फिर ये प्राइवेट कंपनी जाके अलग अलग देशों में तेल बेचती है, तो रशिया से नहीं बिकता वो। हालांकि इनडायरेक्टली तो पैसा रशिया के पास ही जाना है, क्योंकि जितना ये जो देश है इस कंपनी से खरीदेंगे उतना ये कंपनी रशिया से खरीदेगा, तो जितना ये इसको पेमेंट करेंगे इतना ये कंपनी रशिया को पेमेंट करेगा। पैसा तो इनडायरेक्टली रशिया के पास ही जा रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं जा रहा, ठीक है ना। इसी चीज के ऊपर काम चल रहा है फिलहाल। इंडिया जो काम कर रहा है वो डायरेक्टली रशिया से खरीद रहा है, तो ये बीच का जो बिचौलिया है, ये जो कंपनी है बीच की, ये हट रही है ना। तो इस वजह से उन सबको प्रॉब्लम हो रही है। तो जो यूक्रेन ने तेल खरीदा है वो भी ऐसे ही खरीदा है, एक प्राइवेट कंपनी से यूक्रेन ने तेल खरीदा है, समझ गए आप। तो ये पैसा भले ही डायरेक्टली रशिया को नहीं जा रहा, लेकिन इनडायरेक्टली तो रशिया को ही जा रहा है। वैसे आप चाह रहे हो कि रशिया से हमसे लड़ना बंद कर दे और क्या हो, हम इसको दबा दें, बिल्कुल खत्म कर दें रशिया को, लेकिन आप उनको पैसे भी दे रहे हो। फिर आपकी इतनी भी हिम्मत है, फिर दूसरे देशों से भी आप कह रहे हो, इंडिया से कह रहे हो, और भी एक आध देश से, वैसे और किसी से नहीं कह रहे ये लोग, ज्यादा प्रेशर इंडिया के ऊपर ही बना रहे हैं कि आप तेल मत खरीदो, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज है वो खरीदेंगे और हम खरीदेंगे, आप मत खरीदो, आप ही के ऊपर सारा बोझ है, आप ही को संभालनी है पूरी लड़ाई, आप ही मत खरीदो। तो ये क्या दिखा रहा है, हिपोक्रेसी दिखा रहा है। और हिपोक्रेसी भी नेक्स्ट लेवल की हिपोक्रेसी, ये नहीं छोटी मोटी हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मतलब क्या होता है कि किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और, मुंह पे वो होता है ना, एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे करके कहावत है ना, वो वाला सिस्टम, उसको कहते हैं हिपोक्रेसी इंग्लिश में, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है यूक्रेन, और यूएसए भी कर रहा है। यूएसए क्यों कर रहा है, अभी तो मैंने बताया, यूएसए तो पागल बन रहा है इस समय, क्योंकि उसका पैसा भी जा रहा है और जो करना चाह रहा है रशिया को कॉर्नर, वो भी नहीं कर पा रहा। देखिए क्यों, देखिए ये जो हर्ष साहब है, इन्होंने एक चीज और बोली कि ये जितनी भी चीजें हो रही है ना, यूक्रेन कर रहा है, इस सब की जानकारी रशिया की यूएसए की सीआईए को है। अब ये सीआईए क्या है, सीआईए सेंट्रल इंफॉर्मेशन एजेंसी, क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी, सॉरी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। कहां की है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये है आपकी यूएसए की। जैसे हमारे यहाँ पे रॉ वगैरह है ना, रॉ, आईबी, सीबीआई, उसी तरह पे ये क्या है, सीआईए भी है इनके यहाँ पे, किसके यहाँ पे, यूएसए के यहाँ पे। तो अभी कुछ दिन पहले, अब तो काफी साल हो गए, एक रिपोर्ट ब्रेक हुई थी, इसमें पता चला था सीआईए जितनी भी कंट्रीज है ना, उन सबके ऊपर क्या करती है, निगरानी रखती है। तो वही चीज को लेते हुए हर्ष साहब ने बोला है कि जब सीआईए सारी कंट्रीज के ऊपर निगरानी रखती है, तो इन्हें पता तो यूक्रेन के बारे में भी होगा कि यूक्रेन तेल खरीद रहा है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहे, है ना। इन्होंने सरकार को भी बताया होगा कि जी यूक्रेन वहां से तेल खरीद रहा है, वो पैसा रशिया को जा रहा है, इन्होंने अपनी सरकार को भी बताया होगा, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही। ये भी क्या है, ये इनकी भी हिपोक्रेसी है, किसकी, यूएसए की हिपोक्रेसी, और इनकी तो है यूक्रेन की तो हिपोक्रेसी, समझ रहे हो आप। इनके तो डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड मतलब किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, है ना।
जैसे हमारा दोस्त होगा, है ना, उसके लिए हम कुछ और बाउंड्री सेट करते हैं, उसके लिए कुछ कहते हैं, जैसे वो हमको कुछ कह भी दे तो हम मान लेते हैं, लेकिन कोई अनजान आदमी हमको कुछ उल्टा सीधा कह दे तो मान थोड़ी लेंगे हम उसकी, लड़ने पहुंच जाएंगे उससे। तो ये क्या हो गया, एक अलग लोगों के लिए अलग स्टैंडर्ड जो होते हैं, समझ गए? तो ये उसकी बात हो रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, यूएसए और यूक्रेन दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए ये जो रिपोर्ट है ना, अभी ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल का मतलब इन्होंने तो अपनी तरफ से छाप दी, क्योंकि ये इतने रेपुटेटिव, इतने इज्जत वाले वो हैं और इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, इसलिए लोग इनकी बात पे विश्वास भी कर रहे हैं। लेकिन एक आध बार ये भी गलत हो चुके हैं पहले, तो हो सकता है हो जाए गलत, लेकिन जो 90% सही हुए, 95% सही हुए, तो सही भी तो हो सकते हैं। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, ये पता बहुत मुश्किल चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो ना तो कभी यूक्रेन इस बात को मानने वाला, क्यों नहीं मानने वाला, इनको अपने लोगों को तो जवाब देना पड़ेगा ना कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो, लोग भुगत रहे हैं ना ये सब। जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो थोड़ी सह रहा है, वो तो ऑर्डर दे रहा है अपना, कल को उड़ जाएगा उठ के, अगर देश के ऊपर कब्जा हो जाए तो उड़ भी सकता है वहां से, है ना। लेकिन जो लोग हैं वो क्या करेंगे, समझ लो, उसके पास तो बतेरा पैसा है, बच जाएगा आराम से, लेकिन लोग क्या करेंगे यूक्रेन के, तो लोगों को भी तो जवाब देना पड़ेगा। फिर यूएसए भी नहीं कभी वो करेगा एक्सेप्ट कि हाँ जी ये खरीद रहे थे तेल, क्यों? क्योंकि यूएसए जो पैसा इनको भेज रहा है यूक्रेन को, वो यूएसए के लोगों का पैसा है, तो यूएसए के लोगों को भी तो जवाब देना पड़ेगा यूएसए की सरकार को, तो ये भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ये जो हर्ष साहब हैं, सैमुअल हर्ष साहब जो है, ये बहुत ज्यादा रिपोर्टेटिव आदमी है, जर्नलिस्ट हैं, तो इसी वजह से इनकी बात पर विश्वास भी किया जा रहा है। ओके, बाकी इसके आगे कुछ होगा इस न्यूज में तो मैं आपको समझाऊंगा। अभी जो सिनेरियो है मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे पूरा हालचाल है क्या। चलिए बोर्ड देख लीजिए एक बार। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है न्यूज में से आपको कुछ भी समझ नहीं आया, तो आपको क्या करना है, ये वीडियो देखिए, जो चीज आपको समझ में नहीं आई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि ये चीज हमारी समझ में नहीं आई। तो कल की वीडियो होगी 22 अप्रैल की, उसमें मैं आपको समझा दूंगा जो आपकी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और प्लीज हमको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से करवाइए। हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके बारे में बताइए, ठीक है। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमको जल्दी से 1000 से पार पहुंचा दीजिए। 800 से पार हम ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हमारी कोशिश करिए कि और बड़ी हो जाए हमारी फैमिली। जितनी हमारा बड़ा परिवार होगा ये यूट्यूब वाला, मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र वाला, इतनी हम मेहनत से आपके लिए और ज्यादा वीडियो लेके आएंगे। हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ जी लोग आ रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इसका मतलब हमको और अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। तो आप भी कोशिश करिए, हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।